नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी का बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक। तो सुप्रीम सवाल बना हुआ है कि भारत के मतदाताओं का जो अधिकार है, वोटिंग राइट्स, जो कि भारत का संविधान उन्हें प्रदान करता है, इस पर सवाल क्यों। और चुनाव आयोग अड़ा हुआ है एसआईआर पर, जो कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन इसका हवाला दिया जा रहा है, ताकि फर्जी वोटर्स जो है वैध वोटर्स की जगह ना ले सके, उनके मताधिकार का इस्तेमाल ना कर सके और लोकतांत्रिक इस उत्सव को और भी मजबूत बनाया जा सके, इस प्रक्रिया को मजबूत बनाया जा सके। लेकिन कई विपक्षी दलों ने इस पर ऐतराज़ जताया। हालांकि बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए ने इसका समर्थन किया है। सवाल है मताधिकार का, जो कि भारत का संविधान इससे सर्वोपरि रखता है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं तमाम जो सिविल सोसाइटीज़ हैं और विपक्षी दल हैं, और उन्होंने हवाला दिया है कि कहीं ना कहीं जो समय सीमा निर्धारित की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, वो मताधिकार पर सबसे बड़ा प्रहार की तरह है, ना कि वोटर्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है। आइए स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने आज के सवाल और कुछ फैक्ट रखें, उसके बाद उनको समझने की कोशिश करें कि क्या ये भारत के जो संवैधानिक अधिकार है उस पर सबसे बड़ा प्रहार चुनाव आयोग की तरफ से है, क्योंकि बिहार में चुनाव आयोग एसआईआर स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन पर अड़ा हुआ है। 10 जुलाई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिकाकर्ता है उन्हें किसी तरह की राहत देने से इनकार किया है, इस एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार किया है। लेकिन सवाल बिहार के वोटर्स के सामने बना हुआ है कि उनको अपनी पहचान साबित करनी होगी और ये लगभग 2.5 करोड़ मतदाताओं का सवाल है। क्या चुनाव आयोग ने एसआईआर के ज़रिए जो संवैधानिक अधिकार है उस पर एक बड़ा प्रहार किया है, संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी ये भी की है कि चुनाव आयोग अपने आप में जो है कानून नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, इनका दावा है कि 1 लाख अधिकारी मतदाताओं तक पहुंच बनाने में सक्षम है। बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स भी आगे आए हैं ताकि इस प्रक्रिया को तेज और जो है पारदर्शी और स्पष्ट बनाया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ये जो समय सीमा है और पारदर्शिता है, ये कितनी सुनिश्चित हो पा रही है चुनाव आयोग की कार्यशैली के जरिए, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि भारत में क्या ये मतदान के अधिकार पर सुप्रीम सवाल है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के जरिए कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि क्या निर्णायक उत्तर या फिर समाधान निकल कर सामने आ सकता है। खासकर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले नवंबर में ये चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग के इस प्रक्रिया ने, इस ऑर्डर ने जो है एक बड़ी बहस छेड़ दी है कि क्या चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर मताधिकार, जो भारत के नागरिक हैं उनसे मताधिकार ही छीन रहा है, और ये लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रहार। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज स्ट्रेट टॉक के मंच पर डॉक्टर विद्यार्थी विकास पटना से जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ शर्मा। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप दोनों का ही। और शुरुआत में सिद्धार्थ जी आपसे ही करना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो याचिकाकर्ताओं को एक त्वरित राहत देने से इनकार किया है। क्या इसे आप चुनाव आयोग को राहत की तरह देखते हैं, याचिकाकर्ताओं को एक झटके की तरह देखते हैं? क्योंकि सवाल बिहार के मतदाताओं के अधिकार पर तो खड़ा है, एसआईआर पर चुनाव आयोग अड़ा है। जी देखिए, चुनाव आयोग का काम जो होता है वो एक अंपायर की तरह है। तो लोकतंत्र हो या क्रिकेट हो, दोनों में एक समानता ये होती है कि अंपायर को केवल निष्पक्ष होना नहीं होता है, उसको निष्पक्ष दिखना भी पड़ता है। जो स्टेडियम में हजारों लोग बैठे हैं, करोड़ों लोग टीवी देख रहे हैं, उनको भी लगना चाहिए कि अंपायर निष्पक्ष है। इसीलिए भारत कोई मैच खेलता है तो अंपायर भारत का नहीं होता, आप कहीं से न्यूट्रल अंपायर को लाते हैं। लेकिन भारत की जो व्यवस्था है, नाम के लिए भले चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त को तो सरकार चुनती है, किसको चुनना या किसको निकालना वो तो सरकार करती है, उनका वेतन सरकार देती है, उनकी गाड़ी, उनका घोड़ा, उनको घर और उनको वेतन सब कुछ सरकार देती है। तो स्वाभाविक है कि इस तरह की इकाइयां
सरकार की तरफ ज्यादा झुकी रहेंगी, इसमें कोई कोई कहीं पर किसी तरह की इसका शंका होना होना नहीं चाहिए। जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई भी निर्णय पर अगर आप प्रश्न उठाते हैं तो उसके निर्णय लेने के अधिकार को आप अधिक पुष्ट कर देते हैं। अगर आप किसी ने भी आपके पक्ष में या विपक्ष में निर्णय लिया है, आप उस निर्णय को सही या गलत जैसे ही कहेंगे तो इसका मतलब आप उसके निर्णय लेने के अधिकार को और पुष्ट कर देते हैं। मेरे ख्याल से चुनाव आयोग के पास किसी भी नागरिक से किसी भी तरह का कागज मांगने का कोई अधिकार है ही नहीं। चुनाव आयोग केवल चुनाव करवा सकता है। मतदाता सूची में परिवर्तन करना चुनाव आयोग के क्षमता से, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। दो ही स्थिति में किसी का नाम चुनाव के लिस्ट से, मतलब मतदाता सूची से कट सकता है। एक तो ये कि वो आदमी खुद मर जाए और उसका डेथ सर्टिफिकेट चुनाव आयोग के पास पहुंच जाए, या व्यक्ति वो खुद जाके चुनाव आयोग को कहे कि देखिए आज तक मैं इस चुनाव क्षेत्र में था, यहां से मेरा मतदाता सूची से नाम कटवा दीजिए, मेरा दूसरे जगह करवा दीजिए। तो जब तक व्यक्ति खुद नहीं कहता है कि मैं वहां पर मेरा यहाँ पर चुनाव मतदान, मतलब व्यक्ति खुद अपना इलेक्शन एपिक कहा जाता है, चुनाव आयोग का जो परिचय पत्र है, जब तक आदमी खुद नहीं उसको सरेंडर करता, किसी तीसरी व्यवस्था को, किसी तीसरी इकाई को व्यक्ति से वो पूछने का अधिकार नहीं है। इसीलिए चुनाव आयोग भी ये जानता है, सरकार भी ये जानता है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि रोज एक नया कानून आ रहा है, रोज वो रूल बदले जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये संवैधानिक रूप से पूरी तरह से गलत है। क्योंकि बिहारी में एक कहावत कही जाती है सर, मेरे ख्याल से विद्यार्थी जी उस चीज को समझ जाएंगे, भोज का न्योता देने के बाद ना कोहड़ा नहीं रोपा जाता है। मतलब ये कि आग लगने के बाद आप कुआं नहीं खोद सकते। ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, जिसे कि आप गहन पड़ताल कहते हैं, ये पिछले एक साल से क्यों नहीं किया भाई? पिछले साल जब लोकसभा में चुनाव डाले थे वो सब मतदाता ठीक थे, एक साल के अंदर बिहार के करोड़ों मतदाता गलत हो गए। पिछले साल से एक साल तक आप सोए हुए थे क्या? एक साल से क्यों नहीं किया? अंतिम एक महीने में ही क्यों कर रहे हो? ये तो ऐसा ही हुआ कि 20 ओवर का मैच है, 19 ओवर तो हम मेडन खेलेंगे और कहेंगे कि हम 20वें ओवर में 150 रन अकेले बना देंगे। वैसा होता नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। देखिए हुआ यह है, हम सबको पता है 2024 का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भाजपा को दो चीजों का एहसास हो गया। एक तो वो ये कि वो उतनी लोकप्रिय नहीं है जितना वो अपने आप को बताती है। 140 करोड़ इस देश के जनसंख्या में 115 करोड़ लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया था। भाजपा को वो समझ में आ गया। दूसरा, भाजपा को बहुत गंभीर चीज मैं बता रहा हूं, समझ में आ गया कि कहीं पर भी भारत में कोई भी चुनाव होता है, लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, भाजपा नंबर 1 पार्टी नहीं बनती जीतने के बावजूद। हमेशा नंबर 1 पर क्षेत्रीय दल ही होते हैं। जैसे पिछले साल के लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों को 42% वोट आया था, बीजेपी को 36% वोट आया था, कांग्रेस को 22% वोट आया था। हाँ, ये अलग बात है कि क्षेत्रीय दलों का वोट टूट जाता है, क्योंकि भाजपा जो है वो केंद्रीकरण के तरफ रहती है, और क्षेत्रीय दल विकेंद्रीकरण का क्योंकि वो प्रतीक हैं, उनको बहुत सारे क्षेत्रीय दलों को वोट आता है। तो भाजपा ये जानती है, और सब हमें पता है कि क्षेत्रीय दलों को वोट कौन डालता है, जो गरीब होता है, जो गुरबा होता है, जो क्या कहते हैं महिलाएं होती हैं, जो दलित होते हैं, जो पिछड़े होते हैं, जो अति पिछड़े होते हैं। क्योंकि वो राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट नहीं करते, उनको राष्ट्रीय मुद्दों से कोई पता नहीं होता है, वो तो कहीं अपने गांव में रह रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों का वोट भाजपा को नहीं मिला, भाजपा वहां तक पहुंच नहीं सकी। भाजपा को पता है उसके पास एक ही अब चारा बचा हुआ है कि ऐसे वोटरों को वोटिंग लिस्ट से बाहर कर दो। लेकिन एक चीज मैं आपके दर्शकों को जस्ट टीवी के बता देता हूं कि किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होता है, उसे नागरिक कोई नागरिकता देता नहीं है। कोई सरकार मुझे नागरिक नहीं बनाती है। मैं जिस दिन भारत में पैदा हो गया, मेरे दादाजी पैदा हुए थे, उस समय भारत में अंग्रेजों का राज था, फिर भी वो भारतीय थे। मेरे पिताजी पैदा हुए थे, उस समय नेहरू जी का राज था, उस समय भी अब भारत था। मैं पैदा हुआ उस समय इंदिरा गांधी थी, उस समय कांग्रेस का राज था, फिर भी मैं भारतीय हूँ। मेरा बेटा आज पैदा हुआ, उस समय भाजपा का राज है, फिर भी मैं भारतीय हूँ। तो ये गलत फहमी जो सामान्य लोगों के अंदर भी है कि मैं अगर नागरिक हूं तो मुझे किसी तरह का आइडेंटिटी चाहिए, उसका प्रमाण चाहिए, इस गलत फहमी से निकल जाना है। भारत का नागरिक अगर भारत में पैदा हो गया तो वो नागरिक है। सरकार नहीं, कोई इकाई ऐसी नहीं है जिसको संवैधानिक रूप से पूछने का हक है। कोई भी, मेरा तो इतना निवेदन है कि बिहार में कोई भी आए ना चुनाव आयोग वाला, उसको कहे कि आप ये आए हैं ना, ये आप कर नहीं सकते हैं, आप घर जाइए वापस। वो कुछ नहीं कर सकता।
वो आपको कुछ भी नहीं पूछ सकता, उसके पास पूछने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। इसीलिए मुझे, खैर अगले सेगमेंट में इस पर आगे बताऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल से बिहार की जनता को यह समझ लेना चाहिए कि ये एक तरह से हौवा, गांव में कहा जाता है ना, बच्चा खाना नहीं खाता है तो उसको डराते हैं कि अरे खा लो बउआ नहीं तो हौवा आ जाएगा, हौवा आ जाएगा। हौवा होता कुछ नहीं है, डरते सब हैं। तो भाजपा एक कोशिश कर रही है हौवा बनाने की। भाजपा को भी पता है कि इस तरह की चीज हो नहीं सकती। चुनाव आयोग केवल चुनाव करवा सकता है, किसी की नागरिकता देना या नहीं देना चुनाव आयोग का काम नहीं है। उसका काम वोट डलवाना है, उसका नाम वोटर लिस्ट से नाम कटवाना नहीं है। इसीलिए किसी भी चुनाव आयोग नहीं, कोई भी सरकार नहीं, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के घर पर आके ये नहीं कर सकता कि तुम मुझे ये आईडी दो नहीं तो तुम वोट नहीं कर सकते। ये कहने का अधिकार ही नहीं है, ये किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मतदाता सूची जारी होती है उससे पहले की जो प्रक्रियाएं हैं कि किसी नागरिक की अगर मौत हो जाती है तो इस परिस्थिति में जो है उसका मतदाता सूची से नाम हट जाता है। तमाम जो है बातें यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से रखी जा रही हैं कि बहुत ज़रूरी हो चुका है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट में किया जाए ताकि जो अवैध वोटर्स हैं उन्हें इस लिस्ट से बाहर किया जाए। और बिहार से शुरुआत होगी तो फिर अलग अलग राज्यों में भी चुनाव आयोग इसी प्रक्रिया को लागू करना चाहता है, ये नीयत है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी जो कि सत्ता में मौजूद है उसका भी यही कहना है और यही आशंका है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। डॉक्टर विद्यार्थी विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जब लौटेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जिस संवैधानिक नियम का हवाला दिया जा रहा है, चुनाव आयोग की जो प्रतिक्रिया होगी वो 10 जुलाई को क्या हो सकती है। क्या भारत के नागरिकों से मताधिकार छीनने की कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है या फिर चुनावी प्रक्रिया जो है, जो लोकतांत्रिक उत्सव कहा जाता है, इसको और मजबूत और ज़्यादा स्वतंत्र और पारदर्शी बनाने की कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर विद्यार्थी विकास जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विद्यार्थी, आपसे समझना चाहती हूँ मैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से 7 जुलाई को याचिकाकर्ताओं को किसी भी तरह से राहत से इनकार किया है, बल्कि चुनाव आयोग को राहत मिली कह सकते हैं, एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार किया गया है। 10 जुलाई को जो है इस पर चुनाव आयोग की तरफ से कोई जानकारी दी जाएगी या फिर दलीलें पेश की जाएंगी। लेकिन इस बीच मैं समझना चाहती हूँ कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने बिहार में अब तक बहुत सारे जो है अपडेट कर दिए हैं, बदलाव भी कर दिए गए हैं। कुछ समाचार में ऐसा निकल कर आ रहा है कि अब किसी भी तरह के दस्तावेज सौंपने की ज़रूरत नहीं है। इन अपडेट्स के बीच क्या ये सवाल या फिर ये शंका बनी हुई है कि वोटर्स का जो नाम है वो तब भी शायद लिस्ट से हट सकता है अगर वो अपना कोई दस्तावेज नहीं सौंपते हैं या फिर फ़ोटो भी नहीं सौंपते हैं, तो किसी न किसी बहाने से उनका लिस्ट से नाम हटाया जा सकता है। क्या ये शंकाएं बनी हुई हैं? जी बिल्कुल शंकाएं बनी हुई है। और ये जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है 24 जून का, ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल मेरा मानना है कि ये इलीगल ऑर्डर है। इलीगल ऑर्डर कैसे है मैं बताना चाहूँगा कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 है और उस 1950 के एक्ट के सेक्शन 14 में लिखा है, डिफिनीशन बी 14B में लिखा है कि क्वालिफाइंग डेट in relation to the preparation or revision of every electoral roll under this part means the first day of January of the year in which it is so prepared or revised। ये 1 जनवरी को प्रिपेयर हो जाना चाहिए, रिवाइज हो जाना चाहिए, हर जिस ईयर में भी उनको इलेक्शन कराना है असेंबली का। ठीक है। और ये जनवरी से, मतलब उस एक्ट में लिखा है, जिस एक्ट का ये हवाला इन्होंने अपने जो ऑर्डर है 24 जून का उसमें कई बार उन्होंने उल्लिखित किया है, उसमें द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट। तो उसी को वो पढ़ लें, शायद लोगों ने पढ़ा नहीं है ठीक से। अगर उसको वो पढ़ें सेक्शन 14 का बी, तो उसमें साफ कहता है कि जो क्वालिफाइंग डेट होना चाहिए प्रिपरेशन और रिवीजन जो भी होगा इलेक्टोरल रोल का, वो 1 जनवरी तक हो जाना चाहिए। तो ये जनवरी में हुआ ही नहीं और ये अचानक जब वोट पड़ने वाला है और अचानक 1 महीना का समय दिया गया है कि 1 महीने के अंदर ये सारी प्रक्रियाएं हो जाएगी, तो ये बिल्कुल इलीगल है
गलत है ऑर्डर। पहली चीज तो ऑर्डर गलत है। दूसरा हम आते हैं नागरिकता के सवाल पे। ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष का हो गया है भारत में वो वोट दे सकता है, ये तो सबको पता है। जब इतनी बात है तो एक सेक्शन 10 है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अनुच्छेद 10 को अगर हम पढ़ें तो कहता है कि कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप हमारा कंटिन्यूएंस में चलता है। ऐसा नहीं कि पिछले चुनाव में मैं सिटीजन था इंडिया का और इस चुनाव में नहीं हूं, ऐसा नहीं हो सकता। कंटिन्यूएंस होता है। ठीक है। और कंटिन्यूएंस में वो कहता है सेक्शन 10 कि एवरी पर्सन हु इज or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this part shall, subject to the provisions of any law that may be made by parliament, continue to be such citizen। तो 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ बिहार में या पूरे देश में हुआ, तो उस इलेक्टोरल रोल में जो वोटर्स थे उस समय सिटीजन थे। तो ये कंटिन्यूएंस में होगा। तो जाहिर है कि अगर इलेक्टोरल रोल गलत था 2024 का, वो तो कह नहीं रहे कि गलत है, तो अगर सही है, क्योंकि उसी के आधार पे जो है इतने सांसद चुने गए पूरे देश में, तो जब सांसद बिहार से 40 चुने गए उसी आधार पे, तो वो इलेक्टोरल गलत नहीं है। उसके बाद अगर 2024 के बाद कोई जुड़ा हो तो उसको वो देख सकते हैं। 24 तक तो ये मान लेंगे कि इलेक्टोरल रोल वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसी के आधार पे सांसद चुने गए। ठीक है। तो उसका तो कंटिन्यूएंस होना चाहिए, उसके नागरिकता का जो भी व्यक्ति था उस समय। जी। अब सवाल आता है कि उसमें उनका अधिकार है कि ऑब्जेक्शन कोई कर सकता है, या अगर कोई उन्हें लगता है कि कोई गलत है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है उसका इलेक्शन जो कहता है नो, दूसरा ही सेक्शन कहता है 24 जून के ऑर्डर का, कहता है कि नो एलिजिबल सिटीजन लेफ्ट आउट, नो इनएलिजिबल सिटीजन विल बी इंक्लूडेड। साफ कहता है कि जो एलिजिबल होगा वो सिटीजन जो है लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं वो छूट जाए, और जो इनएलिजिबल है वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो नो एलिजिबल सिटीजन लेफ्ट आउट। तो जाहिर है कि जो एलिजिबल सिटीजन था वो 2024 के चुनाव में इलेक्टोरल रोल में था। लोकसभा के चुनाव के वक्त तो ऑलरेडी हमारे पास वोटर लिस्ट है। तो इस अगर आप यहाँ पे कहेंगे वो नहीं है, तो 2024 में जो भी चुनाव हुए यानी कि गलत हुए हैं, उनको सारी संसद को हटा दिया जाना चाहिए, उस चुनाव को खत्म कर दिया जाना चाहिए, फिर से पार्लियामेंट्री चुनाव फिर देश में आप करा दीजिए। सीधी सी चीज है। तो वो खुद ही कहते हैं और फिर कहते हैं कि मतलब वो खुद को सेटिस्फाइज करेंगे। इसी में इस ऑर्डर में कहा गया है डिड दिस नॉट सेटिस्फाई देमसेल्फ ड्यूरिंग 2024। मेरा कहना है इसमें कहा गया है कि जो बीएलओ होगा, जो ईआरओ होगा, जो चुनाव अधिकारी होगा, वो अपने को सेटिस्फाई करेगा कि जो व्यक्ति है, वोटर है, वो सही है। तो अगर अभी सेटिस्फाई कर रहा है तो 2024 के जो चुनाव हुए हैं पिछले साल, उसमें भी खुद को सेटिस्फाई किया होगा या नहीं किया? तो अगर सेटिस्फाई किया है तो इसका अर्थ है कि अगर इस तरह का जो ऑर्डर आया है ये इलीगल है, गलत है, ऐसे चुनाव आयोग को भंग ही नहीं, सबको मतलब जेल में डाल देना चाहिए। मेरा तो ये कहना है। विद्यार्थी जी, वाकई जिस तरीके से आपने यहाँ पर चीज़ों को रखा है हमारे दर्शकों के सामने, सवाल बहुत गंभीर है। सिद्धार्थ जी, ऐसे में मैं आपके पास आना चाहूँगी। अगर 2024 के आंकड़ों पर चुनाव आयोग को भरोसा नहीं है और इसलिए वो 2025 में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करके जो है एक वैध और बिल्कुल ही एक पुख्ता वोटर लिस्ट तैयार करना चाहता है, तो क्या इसकी नीयत पर सवाल खड़े होने चाहिए, या फिर ये माना जा सकता है कि बिहार से एक अच्छी शुरुआत लोकतंत्र को और मजबूत बनाने की कवायद चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है? उस चीज का जवाब तो मैंने पहले ही दे दिया कि अगर आप किसी वोटर रोल को साफ करना चाहते हैं तो आप 1 साल से क्या कर रहे थे? अंतिम 1 महीने में ही आपको याद आ गया क्या कि आपके यहाँ इतनी गंदगी है? तो अंतिम 1 महीना में गंदगी साफ करने का अगर आपका मन है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खोट है। और दूसरी बात इसमें, क्योंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, तो एक गंभीर बात मैं बता देता हूँ। इस गलतफहमी में हमें नहीं रहना चाहिए कि भारत में न्यायपालिका विशुद्ध न्याय देती है। भारत में न्यायपालिका कानून के अनुसार न्याय देती है। विशुद्ध न्याय अलग होता है, कानून के अनुसार न्याय अलग होता है। अगर कोई कानून गलत बन गया है तो न्यायपालिका का निर्णय भी उसी ढंग से निकलने वाला है।
तो होगा ये कि जैसे ही मुझे इसमें थोड़ा सा डर था कि कोई भी राजनीतिक दल अगर इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा तो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग बड़ा तेज है, वो कहेगा कि हमने कुछ किया थोड़े है अभी तक, हम तो एक प्रोसेस है, प्रोसेस करना कहाँ गलत है, वोटर रोल को साफ करना कहाँ गलत है, हमने कहाँ फाइनल रोल निकाल दिया। अब वैसी बात अगर कहेगा चुनाव आयोग, और अगर मान लीजिए कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट उसको मान लिया, इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग का पलड़ा भारी हो जाता है, और जिन जिन लोगों ने इसको गलत कहा है उनका पलड़ा हल्का हो जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग कहेगा कि हम फाइनल रोल थोड़े निकाल रहे हैं, हम तो साफ कर, ये तो हमारा। भारत में सुप्रीम सवाल मतदान के अधिकार पर बना हुआ है। चुनाव आयोग का एक फैसला एसआईआर का, जिस पर सवाल छिड़ गया है और बहस छिड़ रही है कि क्या ये संवैधानिक नियम का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। 9 विपक्षी दलों ने इस एसआईआर का विरोध किया है, लेकिन चुनाव आयोग का दावा है कि उसने चुनावी प्रक्रिया को मजबूत बनाने की दिशा में ही ये कदम, एक मजबूत कदम उठाया है। लगभग 22 साल के बाद बिहार में जो है वोटर्स वेरिफिकेशन या फिर इंटेंसिव रिवीजन की कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर विद्यार्थी लगातार बने हुए, उनके पास दर्शकों को लेकर चलना चाहती हूँ। डॉक्टर विद्यार्थी, अगर संविधान का हवाला दिया जा रहा है तो फिर तो चुनाव आयोग की इस पूरी की पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जब बात लीगैलिटी की आएगी, जैसे सिद्धार्थ जी ने कहा कि चुनाव आयोग कहेगा कि उसने एक प्रक्रिया भर शुरू की है, कोई वोटर लिस्ट नहीं बनाया गया, क्या आपको भी यही संभावना लगती है कि 10 जुलाई को चुनाव आयोग यही दलील पेश कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, और या फिर समय सीमा जो उसने 25 जुलाई तय की है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह का फरमान या निर्देश चुनाव आयोग को सुनाया जा सकता है? बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड है। अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट को देख करके जाहिर है कि जो भी जजमेंट आएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशंस के हवाले से आएंगे, संविधान के जो है हवाले से सारे जजमेंट आएंगे। जो पुराने समय में वोटिंग राइट्स को लेकर के रहा होगा जजमेंट, उन सबको देख के आएगा जी। तो लोकतंत्र में अगर लोक सर्वोपरि नहीं होगा और टेक्निकलिटीज जो है कहीं से फंसा करके कुछ ऐसे इश्यूज पैदा करके पूरे लोकतंत्र को अगर प्रभावित करता है, तो यह सबके लिए हैरेसमेंट का सवाल होगा। इसमें न्यायपालिका पर भी एक दिन असर होगा, जो है ब्यूरोक्रेसी पर भी एक दिन असर होगा। तो ये जो लोकतंत्र है पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाएगा। हमें नहीं लगता है कि जो है सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्याय जहां से मिलता है वो आंख मूंद करके बैठे रहेगा। हमें लग रहा है कि वो प्रोविजंस को पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे, और जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फटकार जरूर लगेगी, क्योंकि उन्होंने इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स इसमें उन्होंने मांगे हैं। वो ये कहता है कि उन्होंने कहा है कि 1 जुलाई 1987 के पहले अगर कोई जन्म लिया है तो उन्हें जो है एक डॉक्यूमेंट, उन्हें सेल्फ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, और जो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा वह लिस्टेड होगा। वो लिस्ट जो उन्होंने, उसमें से उन्होंने लिस्ट भी दिया है, और लिस्ट देते हुए उन्होंने कहा है कि एनी आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू टू रेगुलर एम्प्लॉय और पेंशन का कोई सर्टिफिकेट हो। लेकिन ये कहता है कि एनी आइडेंटिटी कार्ड और पेंशन कार्ड, तो पेंशन सब लोग को मिलता कहाँ है? कितने लोग पेंशन, 2% ही भारत में सरकारी नौकरी करते हैं, 2% ही पेंशनधारी हैं जी। दूसरा कहता है कि एनी आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट चाहिए, और वो चाहिए क्या? अगर 1987 के पहले का चाहिए, मतलब 1987 के पहले का जन्म है तो 1987 के पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब मेरा जन्म 1982 में है, तो 82 के पहले तो उस समय कोई बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू नहीं होता था, उस समय कोई स्कूल के सर्टिफिकेट है नहीं, तो 87 के पहले तो हमारे पास, मेरे पास खुद का है। फिर ये कहता है बर्थ सर्टिफिकेट तीसरे नंबर पे, बर्थ सर्टिफिकेट भी मेरे पास है ना तो मेरे फादर के पास है ना। पासपोर्ट है, पासपोर्ट मैं नहीं बनाया, तो जाहिर है पासपोर्ट, मुझे विदेश नहीं जाना है तो पासपोर्ट भी नहीं, हर आदमी पासपोर्ट क्यों बना करके रखेगा। फिर ये कहते हैं मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि बिहार में अभी कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था 2022 में, और उसमें स्पष्ट रूप से आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हाई स्कूल एंड एबव एज ऑन डेट
2022 में 30% से कम लोग थे, 30% ही लोग बिहार में हाई स्कूल एंड वो 30% ही लोग थे हाई स्कूल एंड एबव डिग्री वाले। अब सवाल है कि बाकी लोग कहां से लाएंगे, और हाई स्कूल क्या मैं जमा कर दूं तो उसका घोटाला नहीं होगा। हमारे सर्टिफिकेट को अगर कोई मिस यूज कर ले, कोई दूसरी जगह उसी पे जॉब करना शुरू कर दे। अभी बिहार में हाल ही में शिक्षक की बहाली हुई थी, याद होगा कि 2005-6 में क्या हुआ था, कई लोगों ने दूसरे के सर्टिफिकेट पर ही आज तक नौकरी कर रहे, कई लोग रिटायर हो। तो ये जो लाखों लोगों के हाई स्कूल सर्टिफिकेट जमा होंगे उसका क्या होगा। फिर ये छठा कहता है कि परमानेंट रेसिडेंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अस्थाई निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो अस्थाई निवास प्रमाण पत्र कितने लोग बना के रखते हैं? लोगों के घर हैं, बहुत लोगों ने बना के नहीं रखा है। नॉर्मेटिक्स है, कई लोग जो है वो घुमंतु हैं, यहाँ रहते हैं, बंजारा की तरह कहीं और चले गए। फिर परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, अगर इस काम जनरली कौन बनाता है परमानेंट सर्टिफिकेट, वो लोग बनाते हैं अस्थाई निवास प्रमाण पत्र जिन्हें कोई नौकरी है, कोई एग्जाम देना है, कहीं जॉब में कहीं सबमिट करना होता है तब जरूरत पड़ती है। बाकी 70% आबादी क्यों बनाएगी जो नहीं पढ़ रही, उसको अस्थाई निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी तब तो बनाएगी, ऐसे क्यों बनाएगी, ये सवाल है। फिर कहता है कि अभी अगर एक और उसमें हम जोड़ते हैं, ये जो अस्थाई प्रमाण पत्र का सवाल है, अभी मैं अपने गांव में ही बात कर रहा था तो लोगों ने कहा कि सर एक बार अगर आपको निवास प्रमाण पत्र बनाना है तो लगभग 500 रुपए खर्च होगा। तो अगर इसी समय 1 करोड़ लोग चले गए बनाने तो ऐसे ही आप समझ लीजिए कि कितना रुपए, आराम से 500 करोड़ का बाजार खड़ा हो जाएगा। सर्टिफिकेट बनाने के होड़ में हजारों करोड़ जनता के लूट लिए जाएंगे इस समय अस्थाई निवास प्रमाण पत्र, और एक दिन में नहीं बनता है ये। और जो लोग माइग्रेंट कर गए हैं, आपने सुना है कि 2-3 करोड़ के लगभग माइग्रेट है, तो एक तो जॉब के लिए माइग्रेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, मैरिज हो जाता है तब लोग जाते हैं। तो इतनी बड़ी मात्रा में जो माइग्रेट कर गए हैं वो क्या इस काम के लिए आएंगे, और सपोज दैट आएंगे तो 8-10 दिन तो उन्हें बनवाने में लगेगा। तो जो इनफॉर्मल सेक्टर में लेबर काम कर रहा है दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र में, वो तो आ सकता है, लेकिन अगर कोई पेरोल पे काम कर रहा हो 12,000 महीने का, तो वो 1 महीना तो उसको लग जाएगा केवल आने जाने में 4-5 हजार किराया, 5-6 हजार यहाँ रह के खर्च करेगा और 4-5 हजार उसे बहुत सारी चीजों में खर्च होगा। तो 1 महीने का तो उसका वेतन जाएगा। मालिक जहाँ है वो क्या कहेगा कि जाओ जो जाकर के अपना इलेक्टोरल रोल ठीक करा, एक तो वो नहीं देगा। फिर आते हैं, एक है 7 का फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट। फॉरेस्ट राइट का कितना ज्यादा वायलेशन हो रहा है पिछले कई सालों से, आप देख रहे हैं कि जो आदिवासी उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, बुलडोजर चल रहा है, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, आदिवासियों की जमीनें हड़पी जा रही है। तो उन्हें तो कौन देता है सर्टिफिकेट, उसे कौन देगा? 8वां है ओबीसी सर्टिफिकेट और एनी कास्ट सर्टिफिकेट। तो फिर मैं वही आता हूँ, जो सर्टिफिकेट का सब ओबीसी सर्टिफिकेट का सवाल है, ये वो लोग बनाते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट ठीक है, और जो जनरल कास्ट के होंगे उनको कौन सा सर्टिफिकेट, उनका तो इश्यू नहीं होता है। जी जी, जनरल कास्ट का कोई सर्टिफिकेट इश्यू नहीं होता, वो कहाँ से लाएंगे कास्ट सर्टिफिकेट? अगर वो गरीब आदमी है तो हाई स्कूल भी नहीं होगा, उसके पास सर्टिफिकेट जनरल का इश्यू ही नहीं होता, कोई प्रोविजन नहीं है कि वो कोई जनरल कास्ट का है तो उसके लिए सर्टिफिकेट है। फिर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स कहता है कि एनआरसी वेयर एवर एग्जिस्ट, उसमें लिखा है। तो ये जो एनआरसी का सवाल है, एनआरसी आसाम में लागू है, बिहार में इसके अंदर कोई भी नहीं मिलेगा। अगर ये जो इन्होंने 9 नंबर में, मतलब बेवजह का 9 नंबर में इन्होंने जो क्लॉज दिया है कि ये सर्टिफिकेट चाहिए एनआरसी, पहले सवाल पूछा जाना चाहिए चुनाव आयोग से, क्या बिहार में एनआरसी लागू है? आंसर वो देंगे खुद नहीं। तो जब नहीं है तो आपने क्यों मेंशन किया एनआरसी? वहां पे अगर इतनी समझदारी थी ईसीआई के पास तो वह वहां पर आधार कार्ड डाल सकता था कि आधार कार्ड जिनके पास है, राशन कार्ड जिनके पास है, इसलिए 5 चावल बांट रहे हैं 80 करोड़ जनता को, उनके पास होगा। फिर वहीं पे मनरेगा जॉब कार्ड, भारत में 25 करोड़ लोग मनरेगा के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, मजदूर है हमारे यहाँ 25-26 करोड़, और 25-26 करोड़ भारत के मजदूर जो हैं उसमें बिहार में काफी बड़ी संख्या में होंगे, उसी मनरेगा में एनरोल्ड है। तो मनरेगा का आप देख सकते हैं ड्राइवरी लाइसेंस, जो यंगस्टर्स हैं उनके पास ड्राइवरी लाइसेंस, आप देखिए लड़के लोगों के पास जो बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा है, कुछ नहीं पढ़ा है, तो भी उनके पास ड्राइवरी लाइसेंस मिल जाता है। तो वोटर आईडी 2024 में इश्यू है। तो
अगर ये 4-5 चीजें दे दिया जाता इस 9 नंबर पे जो अननेसेसरी दिया गया, अननेसेसरी चीजें दिया गया, फैमिली रजिस्टर का बात है, फैमिली रजिस्टर कहाँ प्रिपेयर है बिहार में, तो 9 और 10 और लास्ट में कहता है एनी लैंड और हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाई गवर्नमेंट। ये कह रहा है अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाई गवर्नमेंट, लैंड जो अलॉट किया जाता है, अलॉटी और सेटली होता है, गवर्नमेंट जो है गरीब लोगों को बिहार में 3 डिसमिल या 5 डिसमिल जमीन देकर के बसाती है, तो वो सर्टिफिकेट चाहिए। मतलब जो बसाया गया है, जो पहले से बसे हैं वो सर्टिफिकेट नहीं, कि उनका घर का रसीद का कागज वो नहीं ले रहे हैं, जमीन के कागजात नहीं वो मांग रहे हैं कि जो लगान की रसीद है वो दे दीजिए, वो ये कह रहे हैं कि अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाई गवर्नमेंट। तो ये गलत है। हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाई गवर्नमेंट, एनी लैंड अलॉटमेंट सर्टिफिकेट। तो लैंड अगर जिनके पास नहीं, बिहार में 5% एनएसएस का आंकड़ा है कि लगभग 5 से 8% लोग लैंडलेस हैं, हाउसलेस हैं, घर नहीं है जिनके पास। तो आप सोच लें, अगर बिहार में 50 लाख लोग लैंडलेस हैं, तो उनके पास घर का सर्टिफिकेट कहाँ आएगा जिनके पास बिल्कुल विद्यार्थी जी, आपने सही यहाँ पर जानकारियाँ रखी हैं। 11 के 11 डॉक्यूमेंट्स जो चुनाव आयोग ने उनमें से किसी एक को जमा करने के लिए मतदाताओं से कहा है, इसकी ही जो है मांग पर ही सवाल है कि ये कहाँ खरा उतरता है। बिहार का जो सामाजिक संरचना है या फिर जो आर्थिक ताना बाना है, इस पर ये तमाम 11 के 11 जो दस्तावेज है, क्या वहाँ के नागरिक इसको उपलब्ध करा सकते हैं चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया ही अपने आप में असंवैधानिक बताई जाती है। और हम चर्चा कर रहे हैं बिहार में वोटिंग लिस्ट, वोटर्स लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग ने जिस एसआईआर का निर्देश दिया है उस पर संवैधानिक नियमों का हवाला दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई है और 9 राजनीतिक दलों ने विरोध किया है। कई जो सिविल सोसाइटीज़ है, एडीआर जैसी सोसाइटीज़, उन्होंने भी इसे चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई को सुनवाई का दिन, और इस दिन चुनाव आयोग की तरफ से दलील पेश की जाएगी। हालांकि इस बीच चुनाव आयोग लगातार बिहार के मतदाताओं से अपील कर रहा है कि वो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो बीआरओ हैं उनको सबमिट कराएं, उनको उपलब्ध कराएं। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा जुड़े हुए। सिद्धार्थ जी, एक जानकारी ये है कि ईसीआई ये दावा कर रहा है कि 6 जुलाई 2025 तक 1.8 करोड़ गणना पत्र जो हैं वो रिसीव हो चुके हैं। तो इस तेज़ी और इस दावे को आप कैसे देखते हैं, और क्या ये जो डेडलाइन चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है, क्या ये एक इसको इस तरीके से भी देखा जाना चाहिए कि ये तमाम राजनीतिक, खास करके विपक्षी दलों को उलझाए रखने की कोशिश हो सकती है, जबकि ये संवैधानिक नियमों पर ही खरा नहीं उतरता? जी सचिन तेंदुलकर कहे कि मैंने 18 गोल भारत के लिए किया है तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि वो उसका काम नहीं है। सचिन तेंदुलकर का काम है रन बनाना, गोल बनाना नहीं। तो सबसे पहली बात, ये जो 11 कागज तो छोड़ दीजिए, कोई एक कागज भी कोई चुनाव आयोग भारत के किसी नागरिक को पूछ ही नहीं सकता। वो सही या गलत तो बात की बात है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा, हम जैसे ही किसी के निर्णय पर सवाल करते हैं तो हम उसके निर्णय लेने के अधिकार को पुष्ट कर देते हैं। उसके पास ये निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग का काम चुनाव करवाना है, नागरिकों का कागज देखने का काम चुनाव आयोग का नहीं है। और ये ध्यान में रखिएगा, ये पहली बार नहीं है, आगे भी इस तरह की चीज हो सकती है। कल पंजाब में हो सकती है, परसों बंगाल में हो सकती है। कोई भी आके चुनाव आयोग या कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा आपके पास आए और चुनाव आपको कहे कि आपका नागरिकता चली जाएगी, आप आईडी दिखा दीजिए, तो उनको सीधा सा एक बहुत आसान जवाब दीजिए कि इस देश में प्रधान जी ना बिना डिग्री दिखाए हुए भी आराम से रह रहे हैं, तो जब डिग्री प्रधान जी नहीं दिखा रहे हैं तो मुझे कोई आईडी दिखाने की जरूरत नहीं है। उनको भी कोई दिक्कत नहीं आई, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह का मैंने कहा ना, ये एक फौवा खड़ा किया जा रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से एक बीएलओ नाम का आदमी, बूथ लेवल ऑफिसर, जो कि उसी बूथ का होता है, वो हमेशा 5 साल 365 दिन एक ही जगह पे रहता है। उसको क्या अभी तक मालूम नहीं पड़ा कि 1 करोड़ लोग या 2 करोड़ लोग बांग्लादेश से घुसपैठिए आ गए थे? 1 साल पहले आपने चुनाव करवाया तब आपको नहीं मालूम था? ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इसके पीछे, जैसे मैंने पहले कहा, उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। भाजपा को पता है
कि सामाजिक ताने बाने में जो नीचे तबके के लोग हैं वो भाजपा को वोट नहीं करते। और चुनाव और खास करके विधानसभा चुनाव होता है तो क्षेत्रीय दल वहां पर क्योंकि चुनाव लड़ते हैं और क्षेत्रीय दलों का सबसे बड़ा वोट बेस निचले तबके के लोग होते हैं। और भाजपा को यह भी पता है कि जहां भी क्षेत्रीय दल चुनाव में उतरता है वो भाजपा को पटखनी दे देता है, वो नंबर 1 पे आता है, भाजपा नंबर 2 पे आती है। इसी को खत्म करने के लिए अंग्रेजी में इसे जेरीमैंडरिंग कहा जाता है। जेरीमैंडरिंग का मतलब होता है एक चुनाव क्षेत्र में इस तरह की धांधली कर दो कि रिजल्ट मैच फिक्सिंग, जिसे क्रिकेट में मैच फिक्सिंग कहते हैं, ये मैच फिक्सिंग करने की कोशिश है। तो मेरे ख्याल से इसमें सीधी सीधी बात है, चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है किसी नागरिक के पास जाके किसी तरह का परिचय पत्र मांगने का। आपका वोट तभी जाता है जब आप या तो मैं मर जाऊं या तो मैं खुद चुनाव आयोग को लिख के दूं कि मैं यहाँ पे वोट नहीं कर रहा क्योंकि मैं दूसरी जगह पे वोट कर रहा हूं। ये दोनों चीजें अगर नहीं है अपनी तरफ से तो कोई तीसरा आदमी मुझे आके वोटर कार्ड मांग नहीं सकता, मेरा कोई भी परिचय पत्र मांग नहीं सकता। खास करके बिहार की स्थिति थोड़ी सी अजीब है। हमको पता है कि बिहार में जो गरीबी है, बिहार में कई सारे ऐसे घर हैं नेहा जी जिसमें कि बाप दादा बुजुर्ग और साथ में पत्नी भी घर पे रह जाती है। घर का एक जो कमाने वाला खाने वाला नवयुवक है वो चला जाता है पंजाब की तरफ या बंबई की तरफ या बेंगलोर की तरफ। वो साल में 2 बार बिहार आता है, एक बार होली में आता है, एक बार छठ में आता है, क्योंकि दोनों बार संजोग से खेती का समय होता है। थोड़ी बहुत उसके पास या तो जमीन होती है या तो किसी जमींदार के जमीन का उसके पास ठेका बटैया होता है। तो साल में वो 8 महीने तो रहता है बंबई या पंजाब में। 2 महीने होली के समय और 2 महीने छठ के समय खेती करने के लिए आता है। अब क्योंकि उसकी ज्यादा कमाई होती है पंजाब में या क्या कहते हैं बंबई में, उसका बैंक अकाउंट होता है वहां, तो उसका आधार कार्ड तो होगा महाराष्ट्र का। आप यहाँ कहिएगा कि आप यहाँ पर उसका बिहार के नाम से कोई आईडी ही नहीं होगी, तो क्या कीजिएगा कि बाप दादा पत्नी सब बिहार की रहेंगी और वो एक आदमी चला जाएगा महाराष्ट्र। ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि उसका घर वहीं पर है। तो मेरे ख्याल से जहां तक मुझे पता है सेक्शन 19 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में स्पष्ट है कि कोई भी नागरिक अगर 18 साल का है और अगर वो सामान्यतः किसी एक जगह रहता है जी, वो इस देश में वोट कर सकता है। उसको किसी भी तरह के कागज में फंसाया नहीं जा सकता। लेकिन सिद्धार्थ जी, अगर वोटिंग लिस्ट से नाम हट जाए तब क्या कर सकता है वो? ऐसे कई उदाहरण हैं, चाहे वो हम दिल्ली के हुए विधानसभा चुनाव की देखें, जिस तरीके से केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया था कि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 10,000 से अधिक मतदाताओं के नाम गायब थे, या फिर कुछ फलाना कॉन्स्टिट्यूंसी पे जिसपे बीजेपी के किसी प्रतिनिधि को उतारा गया था वहाँ पर जोड़े गए थे, या फिर एक ही घर से जो है एक ही इमारत से बल्कि हज़ारों की संख्या में मतदाता जुड़ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये सवाल तो बना ही हुआ है जी। हाँ, इसका जवाब यह है कि आपको जैसे ही चुनाव होने से पहले फाइनल रोल निकलेगा वहां पर हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर व्यक्ति को यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या उसका वोट वहां पर है या नहीं, वो ध्यान रखना है। जहां तक हमारी समझ है, चुनाव आयोग अपनी तरफ से आपका नाम नहीं काट सकता। किसी गलती के कारण कट जाए तो अलग बात है। 1 साल पहले अगर बिहार में जिसने भी वोट डाला है, जहां तक मेरी समझ है 1 साल पहले बिहार में जिसने भी वोट डाला है वो इस बार भी वोट डालेगा। और ये भाजपा या चुनाव आयोग जितना चाहे सर्कस कर ले, इसमें से कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला। या तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी या तो ये कानूनी रूप से ये इस चीज को पूरा ही नहीं कर पाएंगे। इनको भी पता है कि ये सिर्फ गैर कानूनी नहीं, असंवैधानिक है। सिर्फ असंवैधानिक नहीं, अनैसर्गिक है, अप्राकृतिक काम कर रहे हैं। ये एक नागरिक को कह रहे हैं कि अपनी नागरिकता साबित करो। इस तरह का कोई भारत में प्रावधान नहीं है। आप अगर नागरिक पैदा हो गए तो आप हो गए, आपको कोई नागरिकता देता नहीं है। ये कोई राशन नहीं है कि सरकार मुझे लाके देगी। मैं नागरिक हूं, पैदा हो गया, मैं नागरिक हूं, मुझे कोई अपनी नागरिकता प्रमाणित नहीं करनी है। मेरे ख्याल से बिहार में पिछले बार जिन जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में था उनको हिम्मत के साथ रहना चाहिए। दिक्कत ये आएगी, बहुत संक्षिप्त में कर देता हूं, आप अगर चुनाव आयोग की तरफ से कोई आया और आपने अगर अपनी तरफ से उसको कोई कागज दे दिया, तब वो कह देगा कि देखो ये कागज गलत था इसलिए इसका नाम कट गया। हमको चुनाव आयोग को कुछ भी देने, जब उसको पूछने का अधिकार नहीं है तो मुझे देने की जरूरत नहीं है। मैं दूंगा तभी तो उसमें कोई वो मीन में निकालेगा और इतनी जागरूकता बिहार के जो बिहार के पिछड़े इलाकों या फिर जो गरीब तबके से संबंधित लोग हैं, क्या उनके बीच इतनी जागरूकता जो संबंधित राजनीतिक दल है वो लेकर आ रहे हैं? ये भी एक सवाल बना
हुआ है। हालांकि नवंबर में विधानसभा चुनाव तक कराए जाने की जो है संभावना है, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ दिशा निर्देश आ सकते हैं या फिर चुनाव आयोग को किस तरीके की हिदायत मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सिद्धार्थ जी, आप आए, अपना वक्त दिया, और डॉक्टर विद्यार्थी विकास, आपका भी आभार कि आप जुड़े, स्ट्रेट टॉक के मंच पर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से समझना चाहूँगी और आपसे अपेक्षा भी रखती हूँ कि भारत के नागरिकों को मिला मताधिकार, इस पर आपकी क्या राय है। चुनाव आयोग ने SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो बात कही है, इसे एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया बता रहा है चुनाव आयोग कि ये अवैध वोटर्स को इस लिस्ट से बाहर करेगा। उसे खतरा है कि कुछ माइग्रेंट हो गए हैं, कुछ अर्बनाइजेशन की वजह से, और कुछ जो है अवैध विदेशी नागरिकों की वजह से बिहार में जो फर्जी वोटर्स हैं उनकी संख्या जो है निर्णायक ना हो जाए। इसीलिए ये प्रक्रिया जो है सुनिश्चित होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और 10 जुलाई के बाद हम फिर से अपने दर्शकों के सामने आएंगे और जो भी अपडेट होगी उस पर अपनी बातचीत और चर्चा आपके सामने ज़रूर प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी फीडबैक अवश्य भेजें। नमस्कार।